रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा SLO है, ये टॉपिक है वो 7.5.5 है, एक्सप्लेन अर्शमीदस प्रिंसिपल। ये अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। यू इसलिए मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि इसकी अच्छे तरीके से आपको नो होनी चाहिए। तो अर्शमीदस प्रिंसिपल जो सा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दुनिया में एक ख़ास किस्म का रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से फिर बहुत सारी जो सी तब्दीलियाँ दुनिया में आईं। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी पिक्चर जो सी है वो आपको डिफ़ाइन करके बताऊंगा कि ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक टब है या कोई भी ले लें, सिलेंडर है जो जिसमें पानी भर सकते हैं। सिलेंडर तो नहीं कह सकते, बीकर कह लें। तो उसके बाद हमने इसमें ना 2/3 हिस्से पानी भरा हुआ है। तो अब हमने क्या किया जी, ये एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि सॉलिड सिलेंडर है और इसका जो सा एरिया है वो A है। ऊपर से हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, जो इसको पानी के अंदर लेके आ रही है। तो जब इसको पानी के अंदर लेके आ रहे हैं तो नीचे से भी एक फ़ोर्स ऊपर लग रही है। वो जो नीचे से फ़ोर्स ऊपर लग रही है वो F2 होगी, वो अप थ्रस्ट कहलाएगी। और जो ऊपर से नीचे फ़ोर्स लगा रहे हैं वो आप इसको प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर से नीचे लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर टू फोर्सेस लगा रहे हैं, F1 और F2। जो हम फोर्स हम लगा रहे हैं वो F1 है और जो फोर्स नीचे से ऊपर लग रही है वो F2 है। तो ये इसकी टोटल हाइट जो सी होगी ऑब्जेक्ट की वो H है। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वाली हाइट होगी वो H1 होगी। जो इनकी टोटल हाइट प्लस करके निकलेगी वो H2 होगी। तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इस पिक्चर के बाद। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मुकम्मल तौर पे या पार्शली या जुज़वी तौर पे इमर्स्ड का मतलब है कि अंदर लेके जाया जाए किसी लिक्विड के, एंड अप थ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, जो उसके ऊपर अप थ्रस्ट लग रही होगी, नीचे से फोर्स लग रही होगी, एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, यानी कि जितना इसका वेट होगा उतना पानी को ये डिस्प्लेस करेगी, साइड पे करेगी। जितना पानी साइड पे होगा उतना ही, जितना वेट इसका होगा उतनी ही अप थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी। इसका मतलब अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो अप थ्रस्ट ज़्यादा होगी, वेट कम होगा तो अप थ्रस्ट कम होगी। तो अब हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स एगो Greek scientist Archimedes noticed that there is an upward force which acts on an object kept inside a liquid. उसने देखा कि जब हम लिक्विड के अंदर किसी चीज़ को लेके जाते हैं तो वो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, ऊपर की तरफ वो धकेला जा रहा होता है। आप नीचे लेके जा रहे होते हैं लेकिन वो ऊपर की तरफ धकेला जा रहा होता है। एज अ रिजल्ट एंड अपेरेंट लॉस ऑफ वेट इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी कि उसका जो वेट होगा, जो टोटल वेट है उसके अंदर जो हमें यानी कि पता है उसका वेट, उसके अंदर कमी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एन एयर फिल्ड बैलून इमीडिएटली शूट्स अप टू द सरफेस, एन एयर फिल्ड बैलून इमीडिएटली शूट्स अप टू द सरफेस व्हेन रिलीज्ड अंडर वाटर, यानी कि जैसे ही आप एक बैलून को हवा से भर के पानी के अंदर लेके जाते हैं तो और आप छोड़ देते हैं, वो जल्दी से ऊपर आ जाता है। ए पीस ऑफ वुड इज़ रिलीज्ड अंडर वाटर, जब आप एक पीस ऑफ वुड यानी कि लकड़ी के टुकड़े को अंदर लेके अंदर पानी के जाते हैं तो छोड़ देते हैं तो वो फ़ौरन ऊपर आ जाता है। ए स्टोन फील्स लाइट अंडर वाटर एज़ कंपेयर आउटसाइड ऑफ वाटर, यानी कि एक पत्थर को अगर आप अंदर लेके जाते हैं पानी के, वाटर के, तो वो आउटसाइड ऑफ वाटर की निस्बत आपको हल्का महसूस होता है। तो ये सारी एग्जांपल जो सी मैंने दी हैं ये मैंने अर्शिमीदस के उस नोटिस करने पे दी हैं कि वो नोटिस किया उसने कि उसके अंदर अप थ्रस्ट फोर्स होती है। असल में ये अप थ्रस्ट फोर्स होती है जो उसको ऊपर की तरफ लेके आ रही होती है। ये सारी एग्जांपल्स इसलिए दी हैं। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए और डेरिवेशन के लिए हमने ये एक पिक्चर जो सी है वो बनाई हुई है। ऊपर ये पिक्चर बनाई हुई है जिसमें F1 फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, F2 फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, H1 H2 हाइट है और H जो सा उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है जो हमने इमर्स किया। अब इसकी मदद से हम ये जो सा ना एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहता है जी, कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हाइट H। जो हमने इसको इमर्स किया है वो जो सा सिलेंडर जो सा है वो उसका एरिया A है और जो उसकी हाइट है वो H है।
लेट H1 एंड H2 बी डेप्थ्स ऑफ टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो अगर हम इधर देखें तस्वीर में तो देखें H1 जो सी हाइट ये ऊपर की हाइट है, ठीक है, और H2 जो सी हाइट है ये इसके बॉटम की हाइट आ जाएगी, यानी कि इसकी जो सी हाइट है निकाल देंगे तो H1 जो सा है ये निकाल देंगे इसके अंदर से, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो सरफेस से जो सा है ये जो सी जहाँ तक ये इसकी सरफेस होगी इसकी वाटर की, उसके ऊपर और उसके नीचे वाली हाइट जो सी है दोनों निकल आएंगी हमारे पास। H1 ऊपर वाली हाइट होगी, H2 जब इसमें से माइनस कर देंगे H में से तो वो नीचे वाली हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से दो हाइट्स हमारे पास आ जाएंगी। तो अगर हम टोटल H देखें तो टोटल H2 जो सा होगा वो कैसे निकलता है, H1 को H में प्लस करने से निकलता है। यानी कि देखें अगर इस पिक्चर में आप जाते हैं तो ये H1 और H को जब प्लस करते हैं आप तो आपके पास टोटल H2 आ जाता है। तो इस तरह से आप H2 जो सा है वो निकालते हैं कि H2 इज़ इक्वल टू H1 प्लस H। अब अगर आपने H निकालना है तो H1 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो H2 माइनस H1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर दो प्रेशर लग रहे हैं। जाहिर है अगर हाइट 2 है, फोर्सेस 2 लग रही हैं तो इसका मतलब प्रेशर भी 2 लग रहे होंगे। लेट P1 एंड P2 आर द लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ्स H1 एंड H2। जो सा डेप्थ है उसकी वो H1 और H2 है रिस्पेक्टिवली। एंड रो इज़ दी डेंसिटी, और रो जो सी डेंसिटी है। तो रो को लिखने का तरीका ये होता है, ये कुछ डिफरेंट भी हो सकता है मेरे लिखने से, लेकिन बहरहाल P को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो वो डेंसिटी बन जाती है। तो ये हमारे पास रो डेंसिटी है और P1 P2 जो से हैं ये लिक्विड प्रेशर हैं जो कि डेप्थ के ऊपर लग रहे हैं H1 और H2 के ऊपर। तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो मैंने आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में आपको जब प्रेशर इन लिक्विड करवाया था तो उसमें रो जी एच प्रूव करवाई थी इक्वेशन। रो होती है जी डेंसिटी, जी होती है ग्रेविटी और एच होती है हाइट। इसकी इस इक्वेशन की मदद से हमने P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। तो P1 यहाँ पे आ जाएगी रो जी H1 और P2 आ जाएगी रो जी H2। तो दो हमारे पास ये आ गए रो जी H1 और रो जी H2। अब हम देखते हैं कि जो F1 है बी एक्सर्टेड एट द सिलेंडर टॉप बाय द लिक्विड ड्यू टू प्रेशर। तो जो सी F1 है वो हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो F1 है वो टॉप ऑफ द लिक्विड लग रही है, यानी कि लिक्विड के ऊपर से हम लगा रहे हैं। ये F1 जो सी ऊपर से हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सी F2 है बी एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर बाय द लिक्विड ड्यू टू प्रेशर P2। अब जो सी ये नीचे से फोर्स लग रही है ये F2 होगी जिसे अब थ्रस्ट भी कहते हैं। तो ये प्रेशर P2 की वजह से ऊपर की तरफ लग रही है, ये F1 जो सी प्रेशर P1 की वजह से ऊपर से लग रही है। उसके बाद हम कहते हैं जी कि बाय द लिक्विड ड्यू टू प्रेशर P2 सो P इज़ इक्वल टू F ओवर A। अब हमें पता है कि प्रेशर अगर हमने निकालना हो तो वो क्या होता है F ओवर A। अगर इससे देखा जाए तो F इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय A हो जाएगा। F इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय लीड्स टू। अब इसकी दो इक्वेशनें बनेंगी इस इक्वेशन की मदद से। F1 इज़ इक्वल टू P1A, F2 इज़ इक्वल टू P2A। दो इक्वेशन बन गई इसकी F के लिहाज से। तो हमारे पास फिर आ गया F1 इज़ इक्वल टू P1A, F2 इज़ इक्वल टू P2A। तो अगर गौर करें आप तो आपके पास P1 और P2 की वैल्यू ऊपर से आपने लिखी हुई हैं रो जी H1 और रो जी H2। तो आपने ये यहाँ पे लगानी है रो जी H1A रो जी H2 है, यानी इस P2 की जगह पे रो जी H2 लगा दिया, P1 की जगह पे रो जी H1 लगा दिया और A साथ आपस में वैसे आपने लगा दिया। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई। एज F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन दी अपोजिट फेसिस ऑफ द सिलेंडर, एक ऊपर से लग रही है और एक नीचे से लग रही है, दो अपोजिट फेसिस पे लग रही है। इसलिए हम कहेंगे देयर फॉर द नेट फोर्स F विल बी F2 माइनस F1। इसका मतलब F जो सी फोर्स नेट फोर्स होगी वो F2 माइनस F1 होगी, क्योंकि F2 जो सी होगी वो इतनी ज़्यादा होती है F1 से कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये फ़ौरन ऊपर की तरफ आ जाएगी चीज़। तो इसलिए F2 को पहले लिखा है, F1 को बाद लिखा है। ऑफ F2 डायरेक्शन ऑफ F2 होगा ये। दिस नेट फोर्स F ऑन द सिलेंडर इज़ कॉल्ड द अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। तो ये F2 जो सी फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है ये अप थ्रस्ट कहलाती है किसी लिक्विड की। अब हम लेते हैं F इज़ इक्वल टू टोटल F जो सा हमारे पास F2 माइनस F1 है। तो इस F2 में जो सी कीमत हमने ऊपर निकाली थी ये F2 इज़ इक्वल टू रो जी H2A ये लगा दें, F1 की कीमत रो जी H1A वो लगा दें यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से ये कीमत लगा दी दोनों में।
अब इसमें से रो भी कॉमन आ जाएगा, जी भी कॉमन आ जाएगा, ए भी कॉमन आ जाएगा। रो जी ए कॉमन आ जाएगा, H1 माइनस H2 अंदर रह जाएगा। अब H1 माइनस H2 जो सा ये आपने कहा हुआ है H के बराबर है। अगर आप पीछे थोड़ा सा जाते हैं तो आप देखें यहाँ पे हमने कहा है H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H के है। तो ये H की कीमत जो सी हमने यहाँ पे लगा दी कि H1 माइनस H2 जो सा है, या H2 माइनस H1 जो सा है जी। तो ये H2 ए है और ये H1 ए है। पहले मैंने गलत थोड़ा सा लिख दिया था, मैंने ठीक किया इसको। H2 माइनस H1 आ जाएगा। तो H2 माइनस H1 जो सा है वो H के बराबर है। अब आपको पता है A मल्टीप्लाई बाई H, एरिया मल्टीप्लाई बाई H जो सा होता है ये वॉल्यूम के बराबर होता है। तो रो जी वी आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो सी इक्वेशन आती है F इज़ इक्वल टू रो जी वी आती है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि वी जी को बाहर निकाल देते हैं, तो रो इंटू वी मल्टीप्लाई बाई जी कर दें, तो हम देखते हैं कि रो वी की वैल्यू हम डेंसिटी के फार्मूले से निकालते हैं। रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। अगर यहाँ से m निकालें तो रो मल्टीप्लाई बाई वी हो जाएगा। ये जो m की वैल्यू रो मल्टीप्लाई बाई वी है, ये अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, रो v की जगह पे m लगा देते हैं, तो f इज़ इक्वल टू mg आया था। जो mg है ये होता है w। इसका मतलब है जो सी टोटल फोर्स आ रही है, नेट फोर्स आ रही है, वो उसके वेट के बराबर है। इसका मतलब है जो सी अप थ्रस्ट जो सी फोर्स होगी F2 और जो सी टोटल नेट फोर्स आ रही है वो वेट के बराबर होगी। एंड अप थ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जो हम इमर्स करते हैं लिक्विड के, एंड इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना जो सा वेट है वो डिस्प्लेस होगा उसके बराबर अपथ्रस्ट होगी। तो यही आर्चिमीदेस प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव ये करना था कि जो हमारी टोटल नेट फोर्स आएगी वो असल में वेट के बराबर होगी, उस वेट के बराबर होगी जो बॉडी हमने इमर्स की है उसके अंदर, उसके वेट के बराबर होगी। यही हमारे पास देखें साबित हुई है F इज़ इक्वल टू W। यानी कि जो नेट फोर्स हमारे पास आ रही है, जो हमने ये नेट फोर्स निकाली है, ये हमारे पास जो नेट फोर्स आ रही है ये असल में W उस वेट के बराबर होगी जो कि हमने जो इमर्स किया हुआ उसके अंदर। तो जितना उसका वेट होगा उतनी ही उसकी नेट फोर्स होगी और उतनी अपथ्रस्ट फोर्स जो सा है वो एक्ट कर रहा होगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। इसमें मैंने आपको पिक्चर बना के और इसी तरह से एक्सप्लेन किया है सारा। और H1 H2 ली है, यहाँ पे P1 P2 लिया है, यहाँ पे F1 F2 लेके फिर नेट फोर्स निकाली है। नेट फोर्स निकालने के बाद फिर रो वी जो सा उसको m के बराबर किया है, तो F इज़ इक्वल टू W के बराबर आया। यही आर्चिमीदेस ने कहा था कि जो एन ऑब्जेक्ट जो सा है, एक ऑब्जेक्ट जो सा होगा अगर टोटली या पार्शली इमर्स किया जाए किसी लिक्विड में, तो एक अपथ्रस्ट जो सी है उसके ऊपर एक्ट करती है इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस। जितना उसने वेट डिस्प्लेस किया होगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो, या किसी भी लिक्विड को जितना वो डिस्प्लेस करेगा उतनी ही अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पे भी ये डिपेंड करता है, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी जो सी है वो कम होगी तो वो जितनी डेंसिटी कम होगी उतना ही अपथ्रस्ट जो सी है उसके ऊपर की तरफ उसको लेके आएगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अपथ्रस्ट जो सी है वो कम होगी और वो नीचे की तरफ चल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास देखें F इज़ इक्वल टू जी रो जी वी आया है। तो वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी चीज़ का वॉल्यूम भी ज़्यादा होने से, और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी ज़्यादा होने से या कम होने से जो हमारी टोटल फोर्स है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर इस टोटल फोर्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, नेट फोर्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उसके वेट के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, तो और अप थ्रस्ट फोर्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।